हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 132 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। आपने थंबनेल में सब कुछ देख ही लिया है। आपकी बुक का नाम वहीं पे मेंशन किया हुआ है, भारत का इतिहास। वो जो भी आगे कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सेम है, कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं है। 30 तारीख का आपका पेपर है, तो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज। आज है आपकी 28 तारीख, ठीक है। 11:30 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं उठाया है आज, जिसको मैंने जो है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस अभी लोग कोई देख नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मैं करा नहीं पा रहा हूँ। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम वेस्ट का होगा मेरा ऑब्वियसली, मुझे पता है। क्योंकि लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, मैंने क्या रीजंस है ही नहीं, या लोग पेपर नहीं दे रहे इस साल। खैर, भगवान ही जाने। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका, हिंदी में करा लो, तो इसलिए मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, गुप्ता काल के अंतर्गत आर्थिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। काफी मतलब इजी से और अच्छे क्वेश्चंस है। मुझे लगा कि क्वेश्चंस मुझे करने चाहिए, आपको दिखाने चाहिए कि इनको आंसर्स कैसे कर सकते हैं। और द वे ऑफ आंसरिंग इज द मतलब की। और अपने एग्जाम में अगर आप अच्छे आंसर्स लिख पाते हो, अच्छे तरीके से लिख पाते हो, तो आपका एग्जाम में इजीली क्रैक हो पाता है, अगर आपको कम नॉलेज भी है फिर भी। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है। सेकंड, थर्ड कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको उठाए हैं, बाकी मैं आपको दिखाई दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाया था, गुप्ता काल के अंतर्गत आर्थिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे मेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गुप्ता काल। ठीक है, तो गुप्ता काल बेसिकली आपने पढ़ा होगा, ये स्वर्ण युग जो है बोलते हैं इसको, सोने का काल है एक प्रकार से। और इसका जो समय अवधि है वो 320 लेके 550 ईस्वी तक की है। ठीक है, और इसमें जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही अच्छी दिखाई गई है वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो कृषि है। हमारे भारत की अगर हम बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एग्रीकल्चर ही देखने को मिलेगा, हर फील्ड में। ठीक है, एग्रीकल्चर आपको हर जगह देखने को मिलता है। आज भी आप देखते हो हमारी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑब्वियसली, तो एग्रीकल्चर हमेशा से आएगा। तो इसमें क्या है, आर्थिक आधार है ये हमारा, मैंने आपको बताया अभी। फसलों की बात करें उस समय की, तो गुप्ता काल में जो फसलें उगाई जाती थी वो गेहूं, जौ, धान, अनाज, दालें, सब्जियां। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य चीजें हैं, इसके अलावा भी और हो सकती हैं। ठीक है, मैंने कुछ ही लिखी है। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई को दो प्रकार से करते थे, या तो झीलों से या तो जलाशयों से। ठीक है, झील होती थी तो झीलों के थ्रू जो है सिंचाई होगी, और दूसरा जलाशयों के थ्रू सिंचाई, मतलब पानी डालना खेतों में। उपज का जो 1/4 और 1/3 जो भाग है वो बेसिकली टैक्स के रूप में जो है किसानों को पे करना होता था, राजाओं को। ठीक है, शासकों को। तो ये एक रूल रेगुलेशंस थे उस समय के। ठीक है, गुप्ता काल की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा व्यापार की बात करें तो व्यापार में आंतरिक व्यापार था एक। आंतरिक मतलब जैसे कि परिवहन के लिए सड़कें निर्माण करना। तो ये काम किया गया कि भाई इंटरनली जो व्यापार है वो अच्छे से ऊपर हो पाए ऑब्वियसली। तो उसके लिए सड़कें निर्माण करना, ताकि जो बैलगाड़ियां हैं जिससे कि हम सामान ढोते हैं वो आसानी से काम हो सके उसमें। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि बंदरगाह से ज़्यादा बिजनेस होते थे, तो ज़्यादातर चीज़ें जो है बंदरगाह पे डिपेंड थी। बाहरी व्यापार में आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इंटरनेशनली वर्ल्ड जो है ट्रेड की बात करते हैं हम, तो पोर्ट्स आते हैं। और दूसरी चीज, व्यापार संबंध किस किस देशों से थे, तो चाइना से थे सबसे पहले। और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज है। साउथ ईस्ट एशिया कहाँ पर है भाई, ये जो आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा, ये जो जगह है ना, ऑस्ट्रेलिया के जो नॉर्थ में आप देखेंगे जितने भी कंट्रीज है, चाइना के साउथ में, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में। तो ये जो बीच में जो कंट्रीज है, फिलीपींस वगैरह, इनसे भारत का संपर्क था। इन्हीं को बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, पूर्वी जो देश है, पूर्वी एशिया जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा श्रीलंका और फारस की खाड़ी। तो ये कुछ एरियाज थे जिनसे हमारा व्यापार था, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। इनके आसपास से ही हम जो है काम करते थे। हाँ, गुप्ता काल के समय की बात कर रहा हूँ। व्यापार वस्तु की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि रत्न थे, बहुत ही खास किस्म के रत्न जो कि भारत में बनते थे सिर्फ, तो वो सप्लाई करना। और मोती, वस्त्र। ठीक है, सुगंधित जो पदार्थ थे जैसे कि परफ्यूम वगैरह, जो भी पदार्थ होंगे इंडिया में जो बनते होंगे उसको वो एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, निर्यात करते थे। ठीक है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। उसके बाद उद्योग के जो शिल्प, उद्योग और शिल्प जो है ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी था। जैसे कि मतलब व्यापार की बात कर रहे हैं अभी हम, व्यापार के बाद हम उद्योग और शिल्प की बात कर रहे हैं। तो इसमें धातु कर्म जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज था, मतलब कि एक प्रसिद्ध लोहा है जो कि गुप्ता काल में यूज करते थे, मतलब।
तो लोहे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। वस्त्र जो थे वो जैसे कि रेशम है, मलमल है, ऊन है, कपास है, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। तो वो सब जो है वस्त्र के उद्योग थे जो भारत में होते थे। ठीक है, हाथी दाँत का व्यापार करते थे, उसको सेल करना। पत्थर जो है उसको काट के उस पे नक्काशी करना, बहुत अच्छे से डिज़ाइन करना उसको, मिट्टी के बर्तन बनाना। तेल उत्पाद जो था वो भारत का था, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम में काम आएँगे। एज़ अ आपके लिए अपने पॉइंट्स को याद करना आसान रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को याद रख पाते हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम देना काफ़ी ईज़ी रहेगा। इनको आपको बस एक्सप्लेन करना है आपके एग्ज़ाम में, हियर यू गो। ठीक है, मतलब इतना काफ़ी रहता है आपको, मतलब 4 पेज भरने हैं तो 4 पेज के हिसाब से ये बहुत है, क्योंकि मैं ना 1 पेज में ही लिखता हूँ आंसर, पर जो ये हिस्ट्री है ना बहुत लंबी-चौड़ी होती है। कितना भी शॉर्ट कर लो तो ये लंबी जाती है, तो इसलिए मैंने 2 पेज जो है लगे हैं, मतलब 1.5 पेज जो है, लगभग 1.5 पेज है, उससे भी कम। तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। इनको देखो बहुत सारे पॉइंट्स जैसे कि धातु कर्म है, तो ये एक प्रसिद्ध लोहा है, ये आपको पता होगा, इसको आप थोड़ा बहुत बता देंगे। वस्त्रों में ये सब चीज़ें हैं, इनको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ये सब, मतलब बढ़ा-चढ़ा के लिखना है चीज़ों को, कहने का मतलब ये है। ठीक है? तो कुछ आपको जो है जस मिल जाएगा लिखने का एक थोड़ा-सा, ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ लिख पाएँगे। मेरा पर्पज़ यही रहता है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी। सेकंड क्वेश्चन है, पल्लव, पांड्य और कलचुरिया के अंतर्गत धर्म, कला और स्थापत्य कला के बारे में पूछ रहा है। तो 3 जो वंश थे, 3 जो साम्राज्य थे, पल्लव, पांड्य और कलचुरा, इनके बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे पल्लव के बारे में। तो धर्म की बात करें तो जो पल्लव है ये कट्टर हिंदू आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे कि कट्टर हिंदू बोलते हैं, तो वो कट्टर हिंदू थे। ये शैव और वैष्णव जो धर्म थे उनकी पूजा करते थे, मतलब धर्म नहीं, मूर्ति की पूजा जो है, भगवान जो है शिव और जो विष्णु है उनकी पूजा करते थे। और भक्ति आंदोलन के संरक्षण थे। कोई भी मतलब भक्ति वाला आंदोलन हो रहा है तो उसको ये अपना जो है सपोर्ट देते थे कि करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। और जैन और बौद्ध धर्म का भी जो है इन्होंने संरक्षण किया, उनको भी मतलब कि सम्मान दिया। ऐसा नहीं है कि अब हिंदू वाले हैं तो उनको सम्मान नहीं देंगे, तो ऐसा इन्होंने किया। तो सबको सम्मान देते थे ये। सहिष्णुता मतलब होता है संबंध बंद बनाना उनसे, और उनसे एक अच्छा कॉन्टैक्ट रखना, ठीक है? अच्छे रिश्ते रखना। कला और वास्तुकला मतलब इनकी जो ईंटें थी, ईंटों से, लकड़ी से, पत्थर से मंदिर बनाना, ठीक है? बहुत मतलब एक स्पेशल कला है जो कि सब कुछ मिला के मंदिर का निर्माण करते हैं ये लोग। चट्टान को काट कर बनाई गई गुफा, मंदिर मतलब जो मंदिर है ना वो काट कर, चट्टानों को काट कर उसमें से मंदिर बना दिया। तो ये मतलब कला है इनकी। अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगी, आपको थोड़ा आइडिया रह जाएगा कि कैसे बनती है चट्टानों को काट कर। तो बहुत ही सुंदर लगती हैं वो गुफाएँ। गुफाएँ या आप कह लें कि मंदिर के रूप में, पत्थर के मंदिरों का निर्माण, वही मैंने आपको बताया। शैलकृत मंदिर बोलते हैं उनको, इन जो पत्थरों से बनाए गए होते हैं ना, तो वो पत्थर को शैलकृत बोलते हैं। पांड्यों की बात करें तो पांड्यों का जो समय है वो 6 से 14वीं सदी, ठीक है? और इसमें धर्म की बात करें तो शैव और वैष्णव धर्म के जो है ये संरक्षक थे। बाद के जो पांड्य थे वो कट्टर हिंदू बन गए थे। पहले नॉर्मल थे, फिर बाद में कट्टर बन गए थे। सेकंड चीज़, कला और वास्तुकला में, वास्तुकला तो शैलकृत गुफा जो है बनाई जाती थी। मतलब वही चट्टानों को काट के बनाई गई गुफा। ईंटों से जो पत्थर होती है उनसे जो गुफा बनाते हैं ना उसको शैलकृत गुफा बोलते हैं। गोपुरम्स जो है वो होते, तो गोपुरम्स मतलब होते हैं कॉरिडोर्स, यानी कि डोर्स जो होते हैं ना मंदिरों के, बहुत बड़े-बड़े दीवार के जैसे, एकदम पहाड़ के जैसे गेट होते हैं, उसको कॉरिडोर्स कहते हैं, गोपुरम बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। गोपुरम याद रखना है आपको, ठीक है? गोपुरम स्पेलिंग याद रखना। और मंडप होते थे। मंडप मतलब होता है आपका जहाँ से आप एंटर करते हो ना मंदिर में जाने के लिए, जैसे कि एक गेट सा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इसको मंडप कहते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है ना गेट टाइप का होता है, जैसे कि गेट है, ये तो गोपुरम हो गया, मैंने आपको दिखाया अभी। गोपुरम से आप अंदर जाते हैं ना, जैसे कि एक एक छोटा-सा गलियारा सा आता है, इसको हम मंडप बोलते हैं, ठीक है? मंडप, ठीक है? और मूर्तिकला इनकी बहुत अच्छी थी और चित्रकला भी बहुत अच्छी थी इनकी, ठीक है? तो ये इनकी खासियत हो गई। अब बात करते हैं हम कलचुरी की। कलचुरी ये 13वीं 6 से 13वीं सदी के आसपास का समय था जब ये थे। धर्म की बात करें तो हिंदू, ये भी हिंदू ही थे क्योंकि भारत के हैं तो। शैव और शक्तिवाद, तांत्रिक प्रथा को भी अपनाया उन्होंने। तंत्र विद्या जो करते हैं ना, उनको भी फॉलो करते थे ये लोग, तंत्र वगैरह कराते थे।
और कला और वास्तुकला की बात करें तो गर्भगृह, गर्भगृह मतलब क्या होता है, मंदिर के जो अंदर का जो भाग होता है ना, जहाँ पे जो भगवान होते हैं उनकी मूर्ति रखी होती है, मेन जो मूर्ति होती है उसको गर्भगृह बोलते हैं, ठीक है, जिसमें भगवानों की मूर्ति रखी होती है, मेन जो पार्ट होता है मंदिर का। आपने मंदिर देखा होगा, ये मंदिर मैंने बनाने की कोशिश की है, शायद बुकार बेकार बना है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद आपको, पर ऐसा ही बनेगा आपका भी एग्जाम में, आपको बनाना है तो, क्योंकि फिर वो रियल मंदिर में तो बनता ही नहीं है, एग्जाम में बहुत टाइम लगता है उसमें। तो ये गर्भगृह जैसे होता है ना, ये परिक्रमा क्षेत्र होता है जिसमें कि आप घूमते हो चारों तरफ, भगवान के चक्कर लगाते हो चारों तरफ से, और बीच में जहाँ पे मंदिर होता है जिसमें भगवान बैठे होते हैं, तो ये जो इसको जो बीच वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, गर्भगृह है, ठीक है, समझ गए आप, गर्भगृह किसको बोलते हैं। मतलब इन शब्दों से आपको याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, तो एक बार दो बार वीडियो को देख लेना, आपको याद हो जाएगा। मंडप मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, मंडप क्या होता है, ऊंचे चबूतरे, और एक खासियत ये थी कि जो इनके मंदिर होते थे ये ऊंचे चबूतरे पे बनते थे, जैसे किसी की चबूतरा हो गया, ठीक है, मतलब ऊंचाई पे, और यहाँ पे फिर मंदिर बना रहे हैं ये लोग, किस तरीके से मंदिर बनाया, और ये मंदिर बन गया, ठीक है। और शिखर जो है, ये शिखर बोलते हैं इसको, ये दिख रहा है ना आपको, इसको शिखर बोलते हैं। ये जो आप जैसे कि मंदिर ऐसा होता है, इस तरीके से कलश के रूप में, मतलब ऊपर जा रहा होता है, सिड्डी नुमा जो एक आकार होता है, मैप दिखाता हूँ मैं आपको, इस तरीके से, ठीक है, इसको बोलते हैं शिखर, ठीक है, मतलब टॉप पे जब पहुंचते हैं तो उसको शिखर बोलते हैं, तो इस तरह के जो पैटर्न बोलते हैं उसको बोलते हैं शिखर। शिखर प्रकार का जो पैटर्न था वो बोलते थे उसको। और स्तंभिक दृष्टिकोण था इनका, मतलब कि जो मंदिर है उसके आसपास में खंबे लगाना, जैसे कि ये मैंने लगा रखे हैं, कोशिश की है दिखाने की आपको, तो खंबे से जो है मतलब एक डिजाइन बन जाए, अच्छा सा लगे कि हाँ ये मंदिर है। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, रत्नापुर में एक मंदिर है, महामाया मंदिर करके, ठीक है, उसका नाम है महामाया मंदिर, रतनपुर में। और एक है अमरकंटक में, इसको बोलते हैं कलचुरी काल के मंदिर, ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरीके के मंदिर अलग अलग जगह पे आपको मिलते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। वीडियो को एक बार दो बार जैसे भी आपको देखना है आप देख सकते हैं, बाकी ये मैप मैंने जो बनाया है इसको आप देखो, आनंद लो इसका, बहुत मेहनत करिए, ढूंढना पड़ता है वो चीज़ों को कि भाई किसको क्या बोलते हैं, मैंने कोशिश की आपको समझाने की, वैसे मुझे पता था पहले से ही, मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि किसकी बात कर रहा है, तो इसलिए आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा समझने में कि किसको क्या बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता है एग्जाम में, तो आप एग्जाम में लिख सकते हो सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या कह रहा है कि गुप्तोत्तर काल में सामाजिक संरचना और महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करें। तो जो गुप्तोत्तर काल मतलब होता है, जो गुप्ता काल था उसके बाद वाला जो काल होता है उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल, ठीक है, गुप्ता काल के बाद वाला काल। तो जो सोशल स्ट्रक्चर था और जो महिलाओं की कंडीशंस थी, वो दो क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं ऐसे क्वेश्चन उठाते नहीं जो कि बहुत बुरे लगे मुझे या समझ में ना आए आप लोगों को, मैं समझाऊं भी तो आपको दिक्कत हो समझने में, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि बहुत ही ईजिएस्ट जो क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं चूज करूँ और आपको बताऊं, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम करना आसान हो जाए, आपको जिंदगी आसान करनी है मेरे को, बस आपकी यही मेरा लक्ष्य रहता है। मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ, फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देता मैं, मतलब जो कि बहुत मुश्किल है क्यों पढ़ूँ खामा खामा उसको टाइम वेस्ट करूँ, जो आसान है पहले वो पढ़ लिया जाए, ताकि थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाए चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर सॉरी, ठीक है, सामाजिक संरचना हिंदी में। सबसे पहला है सामंतीकरण और भूमि अनुदान। सामंतीकरण मतलब होता है, सामंत मतलब एग्जाम्पल समझो आप, हमारे समय में जो मतलब हमारे जो पास्ट है, जो हमारे राजा महाराजा थे उस समय के, तो वो लोग ना अपनी जमीन जो थी उनके पास ऑब्वियसली पूरा राज्य था उनका, तो वो अपनी जमीनों को ना सामंतों को देते थे। सामंत मतलब जमींदार बोल सकते हो आप उसको। तो वो जो जमीन थी वो जमींदार की नहीं थी, बेसिकली वो राजा की जमीन थी, लेकिन सामंत जो है उस पर क्या करता था, उस पर टैक्स वसूली करेगा और सरकार को देगा, सरकार मतलब राजा को देगा टैक्स के रूप में, इसको बोलते हैं सामंत, ठीक है, समझ गए ना। ज्यादा कोई बड़ा कोई उसमें कुछ है नहीं समझाने लायक जो मैं आपको बताऊं बार बार। सामंत मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि राजा ने जमीन दी है कि भाई तू ये जमीन ले ले और जो भी टैक्स बनेगा इसका मुझे दे दियो, ठीक है, इस प्रकार से जो है सामंत अपना काम करता है, राजा उसको रखता है अपने काम पे, एक नौकरशाह के रूप में। वर्ण व्यवस्था का विकास होता है इस समय और जाति प्रथा का प्रसार होता है, ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था का विकास से मतलब है कि जो चरम पर पहुंच जाना एक तरीके से, वर्ण व्यवस्था तो पहले से ही थी, और तो इसका ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र को टॉप पे ले आना, जातिवाद को बढ़ा देना, ये जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, गुप्ता काल के बाद। शहरी केंद्रों का पतन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय, मतलब कि जैसे ही गुप्ता काल खत्म हुआ,
तो उस समय जो है कई सारे जो शहर थे वो नष्ट हो गए थे, उनमें गिरावट आ रही थी बहुत ज़्यादा। और कुछ गाँव उभर के आ रहे थे बाद में। तो वो इंडिपेंडेंस गाँव आप कह सकते हो उनको, विलेजेस जो कि अपने दम पर काम करते थे, ठीक है? तो ये गाँव का सिस्टम हो गया। उसके बाद महिलाओं की कंडीशन, जो कि मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलता है वुमेन्स के ऊपर, ठीक है? तो हर टॉपिक से आप वुमेन्स को ज़रूर रेडी किया करो, मतलब जो महिलाओं की कंडीशंस है उसमें पूछता है हर एग्ज़ाम में। बढ़ी हुई प्रतिबद्धता, मतलब महिलाओं को बहुत ज़्यादा मतलब रुकावट थी चीज़ों को लेके, कोई भी काम नहीं कर सकती थी वो अपने हिसाब से, अपनी मर्ज़ी से। स्वायत्तता और स्वतंत्रता में कमी, यानी कि ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस नहीं थी उनको चीज़ों को लेके, कोई भी काम वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती थी। बाल विवाह करना, दहेज प्रथा थी उस समय बहुत ज़्यादा, अभी भी है। संपत्ति अधिकार, एजुकेशन जो है वो तो थी ही नहीं उनके लिए। धार्मिक जो भागीदारी है वो तो बिल्कुल भी नहीं थी। संपत्ति अधिकार आपको पता है ना इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो महिलाएँ हैं उनका संपत्ति पे अधिकार नहीं होता है। जैसे कि फादर की जो संपत्ति होती है उस पे लड़की का अधिकार नहीं हुआ। उसका अधिकार बेसिकली उस समय मैं बात कर रहा हूँ, आज तो उस लड़की को अधिकार है, वो अपने मायके में भी और अपने ससुराल में, दोनों में उसका अधिकार होता है। अगर वो मतलब जाए कोर्ट में तो उसको मिलेगी ऑब्वियसली ज़मीन। विधवा पुनर्विवाह जो है बहुत ही मुश्किल था उस समय, और ऐसा मतलब मैंने आपको बताया सती प्रथा जो है वो तो बहुत ज़्यादा थी उस समय। तो मतलब विवाह तो होता ही नहीं है और सती कर देते हैं उसको, महिला को, उसी के मर्द के साथ, अगर वो मर गया एक बार तो। कन्या हत्या, यानी कि अगर गलती से लड़की पैदा हो गई तो उसको मार देना, ये बहुत बड़ी बात थी। मतलब बहुत ही बेकार, दुष्ट प्रकार के लोग थे। पर्दा प्रथा थी, मतलब कि घूंघट रखना वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आपको मिलती है, ठीक है? उस समय की बता रहा हूँ मैं। कुछ लोग सीरियस हो जाते हैं कि ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई हिस्ट्री है, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मुझे लड़ो आके कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो? अ, हिस्ट्री में लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है भाई, ठीक है? बाकी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी देखो मैं क्वेश्चन कम क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे अभी आप पे भरोसा नहीं है। आप लोग नहीं देखते हो वीडियो को, और मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि लोग वीडियो देखें तो मैं और बनाऊँ, क्योंकि मुझे तो बनानी ही है ना? मेरे को तो मन करता है बनाने का, पर लोग देखेंगे नहीं तो मैं कैसे बना लूँ, है ना? मतलब ये तो थोड़ी ना है कि मैं खुद देखूँ अपनी वीडियो बना-बना के, तो ये भी नहीं है। आप लोग देखो इसलिए बनाता हूँ मैं। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।